हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं का एक चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। छोटा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन भाई अच्छे खासे आते हैं। तो सबसे पहले भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का ही क्या नाम है? अबे इधर नहीं, इधर होगा। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर होती क्या है। देखो, अपने को नॉर्मली नाम से पढ़ने में लगेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अगर फिट हो तो रिप्रोडक्टिवली हम हेल्दी हैं, बट ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिवली किसी को हम हेल्दी कब बोल सकते हैं कि वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली हर तरीके से ऑल एस्पेक्ट में वो वेल बीइंग की स्टेट में होना चाहिए, नॉर्मल बैलेंस स्टेट में वो होना चाहिए। अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में कब इनिशिएट हुआ था? 1951। देखो, इस चैप्टर का जो सार है ना, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, अब वो कॉमन अपनी सामाजिक की बातें लिखी गई हैं कि भाई पहले पॉपुलेशन कम थी, फिर पॉपुलेशन बढ़ गई, वो सब बातें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब 1951 में इनिशिएट हुआ था? ये कुछ फुल फॉर्म है जो अपने को चैप्टर में सामने आएंगी, तो पहले ही इनको देख लेते हैं। RCH यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, CDR यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखो, यहां पर ही मैं एक चीज आपको बता दूं, एक वर्ड आएगा इन्फेंट, एक वर्ड आएगा फीटस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, फीटस का मतलब होता है कोई महिला गर्भवती है, कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, तो उसकी यूट्रस के अंदर जो बच्चा है ना उसको हम फीटस बोलते हैं। मतलब ये अभी पैदा नहीं हुआ है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको 1-2 महीने तक क्या बोल देंगे? नियोनेट बोल देंगे। नियो मतलब न्यू बोर्न बेबी, ठीक है। फिर 1-2 महीने के बाद उसको लगभग 1 साल तक क्या बोल देंगे? इन्फेंट बोल देंगे, ठीक है। 1 साल तक उसको इन्फेंट बोल दिया जाता है। फिर 1 से लेके 4-5 साल तक उसको टोडलर बोल देंगे। आपने ना प्ले स्कूल में भी देखा होगा कि स्कूलों के नाम होते हैं टोडलर, पब्लिक स्कूल, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो भाई पेट में था, बिल्कुल यूट्रस में था। पेट में ऐसे बोलते हैं ना, यूट्रस में, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना पेट में बच्चा, मतलब यूट्रस में बच्चा। तो यूट्रस में है, पैदा नहीं हुआ है, फीटस है। फिर नया नया पैदा हुआ है, मतलब न्यू बोर्न, उसको नियोनेट बोल देंगे। फिर 1-2 महीने से लेकर फिर 1 साल तक उसको इन्फेंट बोलेंगे, और 1 से 4 साल तक उसको टोडलर बोल दिया जाता है। ये कॉमन बातें ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां पर हमें गला अटक गया, ठीक है, सांस आ गया। अब यहां पर हम भाई अमनियोसेंटेसिस की बात कर रहे हैं। अब इस वर्ड को एक बार तोड़ लेते हैं, याद करने से अच्छा है वर्ड को तोड़ के वहीं देख लिया करो। देखो, अमनियो वर्ड कहां से आया है? ये वर्ड आया है अमनियोटिक कैविटी से। अमनियोटिक कैविटी से ये वर्ड आया है। सेंटेसिस का मतलब क्या होता है मेडिकल की भाषा में? सेंटेसिस का मतलब है आपने एक इंजेक्शन लिया, उसको बॉडी के अंदर ऐसे 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 बॉडी के अंदर चुभा दिया, फिर बॉडी की कैविटी में जो फ्लूइड था इंजेक्शन से आपने वो फ्लूइड खींच लिया। मतलब क्या है? सीधा सीधा है कि अमनियोटिक कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बोल देंगे अमनियोटिक फ्लूइड। तो हम क्या करेंगे, कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में ऐसे इंजेक्शन लगा के उसके पेट, फिर से मैं वही बातें बोल रहा हूं, पेट का मतलब है कि है ना, समझ रहे हो ना, यूट्रस में, वहां से फिर इंजेक्शन से ऐसे फ्लूइड निकाल लेंगे। अब उस फ्लूइड का काम क्या है, यूज क्या है, कि उस फ्लूइड में से हम क्या है उसको एनालाइज करके कि उस बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, उसके क्रोमोसोम और वो सब हम देख सकते हैं कि भाई उसको डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, उसको हीमोफीलिया तो नहीं है, उसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। पर इसका मिसयूज होने लग गया है ना। इसका मिसयूज कैसे होने लग गया कि फ्लूइड निकाल के फिर वो भाई क्रोमोसोम देख के पता लग जाता है कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। फिर इसका कन्या भ्रूण हत्या होने लगी कि पहले ही पता लग जाता है कि लड़की है, फिर उसको, है ना, समझ रहे हो ना आप, सारी बातें समझ गए। तो इसी करके कि अमनियोसेंटेसिस से जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है उस पर सरकार ने बैन लगा दिया कि भाई ये करना जुर्म है, जो पकड़ा गया उसको, है ना, सजा मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब अपने को बच्चा पैदा होने से रोकना है, कि कोई महिला प्रेग्नेंट ना हो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वही इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई इसके 2 तरीके हो सकते हैं, नेचुरली और आर्टिफिशियल मेथड।
अब देखो हम पहले देखने जा रहे हैं नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में पहले हम देखेंगे पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। देखो नाम में यार है पीरियोडिक, मतलब उस पीरियड के दौरान अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है वो आप सबको अब पता भी है ना। किस पीरियड के दौरान? देखो कोई भी फीमेल है, लड़की है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ओवुलेशन का मैक्सिमम चांस कब होता है ना, 14th जो हम बोलते हैं कि 10 से 17 10 to 70 डेज में मैक्सिमम चांस है ओवुलेशन का। तो इस खतरे वाले घंटी बज रही है यहां पे, इस पीरियड के दौरान क्या है, अनप्रोटेक्टेड है ना, अवॉइड करना चाहिए। समझ गए बाकी आप। नेक्स्ट विदड्रॉल मेथड। विदड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस, यानी कोइटस को इंटरप्ट कर दिया गया है। अब विदड्रॉल भाई क्या विदड्रॉ हो सकता है वो आप समझ जाओगे कि पीनस को विदड्रॉल कर लिया गया है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, कि जो मेल का सीमन है, जो मेल गेमीट है, वो अंदर जा ही नहीं पाएंगे, है ना, उससे पहले विदड्रॉ कर लिया गया है। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब ये मैंने इंग्लिश में था अमीनोरिया, जो भी है भाई अंग्रेजी का ऐसा ही अपना। ठीक है, तो देखो लैक्टेशन का मतलब ही क्या होता है? दूध से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। लैक्टेशन का मतलब है मिल्क से रिलेटेड है, मतलब कोई महिला के बच्चा पैदा हुआ है आज, ठीक है, अब पैदा हुआ है बच्चा तो जाहिर सी बात है, बोलते हैं ना मां का दूध पिएगा, ठीक है। अब 5-6 महीने तक क्या है, उसकी इंटेंस लैक्टेशन चलेगी, है ना, बच्चा मां का दूध पिएगा तो इंटेंस लैक्टेशन चलेगी। तो इस पीरियड के दौरान क्या है, ओवुलेशन नहीं हो पाती है। तो ओवुलेशन ही नहीं होगी मतलब फीमेल गेमीट ही नहीं होगा, तो भाई फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकती, कोई खतरा ही नहीं है। अब नेक्स्ट आर्टिफिशियल मेथड में यही आ जाते हैं भाई, बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, आईयूडी है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, सर्जिकल है, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट है। अब बारी बारी से इनको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले हमारे पास है बैरियर मेथड। इसमें देखो क्या क्या है, इधर कॉन्डोम से, इधर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट्स है। मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है, देखो डिफरेंस करके पढ़ते हैं। देखो ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है कॉन्डोम्स, ठीक है, ये ओनली फॉर फीमेल है और ये डिस्पोजेबल है और ये रीयूजेबल है। डिस्पोजेबल मतलब एक बार यूज किया और फेंक दिया, और ये रीयूजेबल है। किससे बनी होती है? तो यहां भी रबर है, यहां भी रबर आपको देखने को मिल जाएगा, थिन रबर या लेटेक्स शीट, ठीक है। और क्या कॉन्डम्स के बारे में भाई, सेल्फ इंसर्टेड है, मतलब कॉन्डम यूज करने के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, खुद यूज कर सकते हो, इसीलिए वो प्राइवेसी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये भाई एनसीईआरटी के ही डायग्राम है, ये मेल के लिए कॉन्डम है, ये फीमेल के लिए, और ये कॉपर टी है, ये इम्प्लांट जो आगे हम देखेंगे उसके डायग्राम मैंने एक ही जगह पे बना दिए हैं। नेक्स्ट हम आईयूडीज की बात करने वाले हैं। आईयूडी की फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि आईयूडीज आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। वही बात है जो हम मकसद लेके चले थे, उसी को अंग्रेजी में लिख दिया है। बस आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो वर्ड याद रखने ना, जैसे आइडियल याद रखना है कि जिस भी क्वेश्चन में यह पूछ लिया गया कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है तो आईयूडी आंसर जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आइडियल वर्ड यहां पर याद रखना। एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये भाई 3 टाइप की है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। इनके फंक्शन क्या है? देखो कुल मिलाकर करना क्या है, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का मिलन जो है वो नहीं होने देना है, फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होने देनी है। तो किस किस तरीके से? देखो ये स्पर्म पे काम कर रही है, ये भी स्पर्म पे काम कर रही है, और ये यहां पर फीमेल पे काम कर रही है कि फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस कर देंगे तो उससे क्या है, यूट्रस जो है अनसुटेबल हो जाएगी, इंप्लांटेशन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। ये स्पर्म पे कैसे काम कर रहे हैं? कॉपर रिलीजिंग क्या करेगी, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देगी, तो वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगा जहां उसको पहुंचना है। और ये क्या है, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस कर देगी, तो भाई स्पर्म ही खत्म हो गया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इनके एग्जाम्पल कैसे याद करें? देखो ये मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी कि प्रोजेस्टेजर्ट जो वर्ड आया है वो प्रोजेस्ट्रोन से आया है। तो प्रोजेस्ट्रोन क्या होता है? एक हार्मोन होता है, तो इसको रिलेट कर लेना। और क्या है? एलएनजी। देखो इस वर्ड का मतलब भी क्या है, ये कहां से आया है? लीवोनोरगेस्ट्रोल। तो प्रोजेस्ट्रोन, लीवोनोरगेस्ट्रोल, नाम से ही पता लग रहा है कि ये हार्मोन है, तो हार्मोन रिलीजिंग में इसको डाल देना। देखो सीयूटी, ये कॉपर आ गया, कॉपर आ गया, कॉपर आ गया, कॉपर आ गया, कुछ भी याद नहीं किया, मल्टी का मेटल कर देना, मल्टी का मेटल कर देना। तो मेटल, कॉपर क्या होता है? एक मेटल होता है। मोटिलिटी को भी ऐसे याद रख लेना, मल्टी मेटल, ये भी मेटल जैसा है, मोटिलिटी मेटल कॉपर, इसको याद ऐसे रख लेना। नॉन मेडिकल के बच्चे भाई आईआईटी का एग्जाम देते हैं, तो आईआईटी का एग्जाम इतना टफ है कि एक लूप जैसा है, बच्चे एक लूप में फंस जाते हैं। नेक्स्ट अपना भाई ओरल पिल्स आ गई। ओरल पिल्स में होता क्या है? प्रोजेस्ट्रोन या फिर प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, और सेम ही कॉम्बिनेशन किसमें? इंप्लांट में यूज की जाएगी। इन दोनों का फर्क भी मैं आपको बताऊंगा, बस इसका
बता रहा हूं कि इसमें मटेरियल क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का मिक्सचर, ठीक है, और सेम इसी में यूज किया जाएगा, ठीक है। अब ओरल पिल्स, ये पिल्स वर्ड क्या होता है कि ये टेबलेट के फॉर्म में यूज की जाती हैं, जिनको पिल्स बोल दिया जाता है। ये काम क्या करती हैं कि ओवुलेशन को इनहिबिट करेंगी, इंप्लांटेशन को इनहिबिट करेगी, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट या रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये इनका काम होता है। अब एक पिल बड़ी फेमस है भाई सहेली, इसके बारे में याद रखना कि 3 ही पॉइंट, इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा आपको याद भी नहीं रखना है। वंस ए वीक पिल है, नॉन स्टीरोइडल है, डेवलप्ड एट सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसको डेवलप किया गया था। अब देखो ये है ओरल पिल्स है, एक होते हैं इम्प्लांट्स। देखो ओरल पिल के अंदर जो चीजें हैं ना वही इम्प्लांट के अंदर है, और इनका मोड ऑफ एक्शन भी दोनों का सेम है, यही काम इसी तरीके से करेगी। फर्क क्या है, देखो मान लेते हैं अनवांटेड सेक्स हो गया है ना, गलती से हो गया है जानबूझ के, जैसे भी, ठीक है। अब क्या है, केमिस्ट के पास गए, ओरल पिल ले ली कि जो जैसे वो होते हैं ना अनवांटेड 72, कि भाई 72 आवर्स तक वो ले ली, और पिल से फिर ये हार्मोन फीमेल की बॉडी में है ना रिलीज होंगे, उससे फिर हो जाएगा जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। अब यहां पर इंप्लांट भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं, पर इंप्लांट क्या है, इंप्लांट नाम में आ रहा है कि आपने जैसे ये हाथ है, हाथ के नीचे इसको इंप्लांट ऐसे लगवा लिया है, अब वो बॉडी में धीरे 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 हार्मोन रिलीज करता रहेगा। फॉर एग्जांपल वो 6 महीने तक हार्मोन रिलीज करता रहेगा, ठीक है। तो फर्क क्या है दोनों में कि ये तो भाई जब यूज किया, पिल खा लिया आपने या जैसे भी आप, है ना, और ये क्या है, बॉडी के अंदर इंप्लांट करवा लिया, ये 6 महीने तक 8 महीने तक कि आपको बार बार पिल नहीं खानी पड़ेगी। तो इनका क्या है भाई, लिखा भी हुआ है कि देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, कि लंबे समय तक, ठीक है। बट क्या है, ये दोनों ही चीजें क्या कर रही हैं, फीमेल की बॉडी में इस तरीके से हार्मोन डालेंगी, ठीक है। तो दोनों ही भाई अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि फीमेल की बॉडी में फिर हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा, जिससे और भी बहुत सारी गड़बड़ियां, मेंस्ट्रुअल साइकिल की गड़बड़ियां, और बहुत अजीब हो जाता है। तो ये सब है ना कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ही इनका यूज होना चाहिए, अदरवाइज ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी है ना अच्छी नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई स्टरलाइजेशन, सर्जिकल मेथड की सर्जरी से कैसे कर सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना नसबंदी। तो ये वो नसबंदी की बात हो रही है, कैसे कर सकते हैं कि भाई मेल में नसबंदी कैसे करेंगे, फीमेल में कैसे करेंगे। देखो सीधी सी बात है, यहां पर स्पर्म बनना था, ये टेस्टिस है, यहां पर स्पर्म बनना था, स्पर्म फिर ऐसे आता ऐसे आता ऐसे आता, यहां से स्पर्म बाहर आना था। तो हम क्या करते हैं, इस पाइपलाइन को ही यहां से काट देते हैं, पाइपलाइन को ही काट देते हैं, तो स्पर्म अब आ ही नहीं पाएगा। सेम ऐसे फीमेल में है कि पाइपलाइन को ही काट दिया तो जो गेमीट है, ओवम जो है, वो आ ही नहीं पाएगा। तो इसमें पाइपलाइन कौन सी काटी है, वास डिफरेंस को काट देते हैं। इंसीजन कहां देंगे, है ना, जाहिर सी बात है स्क्रोटम पे ही इंसीजन देंगे, वहीं से तो डॉक्टर अंदर एंट्री ले पाएगा, ठीक है। डॉक्टर नहीं मतलब जो उसका इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। यहां पर फेलोपियन ट्यूब को, है ना, जो कौन सी पाइपलाइन काटेंगे, फेलोपियन ट्यूब को यहां से कट कर दिया गया है। कहां इंसिजन देंगे, अब्डोमेन में या थ्रू वेजाइना, ये काम किया जाएगा, ठीक है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव, ठीक है, हाईली इफेक्टिव है, पाइपलाइन ही काट दी है तो इफेक्टिव तो है, बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, है ना भाई। एक बार काम तमाम हो गया तो भाई उसकी रिवर्सिबल होना मुश्किल है, जाहिर सी बात है, वो पता भी लग रहा है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट है एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो मेडिकल मतलब मेडिकली हेल्प ली गई है, टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट यानी खत्म कर दिया गया है, किसको, प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी को। तो मेडिकली हेल्प लेके, डॉक्टर्स की हेल्प लेके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है। अब देखो बहुत सारे लोग हैं कि भाई प्रेग्नेंट हो गई महिला या कि गलती से हो गई, फिर क्या करते हैं, बच्चे को है ना खत्म करवा देते हैं, या फिर कहीं से उन्होंने पता लगवा लिया कि हो सकता है वो लड़की है, या पता लगवा लिया लड़की है, उस डर से फिर वो क्या है खत्म करवा दिया। तो बहुत ही इलीगल काम चलता है। तो भाई भारत सरकार ने स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर कि भाई बहुत सख्त रूल हैं, उसके अंडर कब ये लीगलाइज किया था इंडिया में, 1971 में, कि इसका मिसयूज ना हो पाए, है ना। मैंने बताया ना मिसयूज क्या, कि ऐसे तो कोई भी प्रेग्नेंट हो गई कि फिर बोलेगी 6 महीने के बाद नहीं भाई मेरे को तो है ना कि नहीं चाहिए बच्चा, उसको टर्मिनेट करा देगी, ऐसा तो बहुत गलत हो जाएगा ना फिर। तो अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन कि किसी महिला के साथ मान लीजिए रेप हो जाता है, तो उस केस में है ना कि वॉलेंट्री, उस केस में सरकार उसको पूरा कानूनन उसको परमिशन देगी, तब वो है ना टर्मिनेट कर सकते हैं, कुछ ऐसा है। और ऐसा कि कभी भी करवा सकते हैं क्या, है ना।
अब देखो, मान लो कोई महीना 7 महीने की प्रेग्नेंट है या 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसके अंदर आप ये करोगे, उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मां को भी दिक्कत हो सकती है, बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है ना। तो ये इसको सेफ कब तक माना जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इसको परफॉर्म किया जाना चाहिए। उसके बाद भाई हेल्थ को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है वही है भाई, किसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन 2017 में किया गया, वही है कि रूल्स को, है ना, अपने हिसाब से कि सरकार के अंडर सख्त किया गया, वही सब है इसमें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसटीडी के बारे में। ये 3 नाम जो लिखे हुए हैं ना, ये तीनों सेम ही बात है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आरटीआई मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंफेक्शन, वीडी यानी वेनरल डिजीज। अब कौन सी एसटीडी अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है? गोनोरिया, जेनिटल हर्पिस, सिफिलिस, एचआईवी जो सबसे डेंजरस है भाई, बच्चे को पता है, एचआईवी यानी एड्स वाली सबसे डेंजरस है, जेनिटल वॉर्ड्स है, कैलेमिडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब ये इतनी बीमारी एनसीईआरटी में दी हुई है ना। अब जाहिर सी बात है, बीमारी है तो इनका इलाज भी है, बट एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि इनमें से 3 ऐसी हैं जो एक बार हो गई तो अब इलाज नहीं हो सकता, वो नॉन क्यूरेबल है, एक बार हो गई तो गए काम से, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है? देखो, एचआईवी, मैंने पहले भी ये ट्रिक्स आपको पता ही होगी, ठीक है। एचआईवी तो भाई सबको पता होती है कि एक बार हो जाए तो ठीक नहीं होती, एड्स एक बार हो गई तो ठीक नहीं होती। तो एच फॉर एचआईवी, तो एचआईवी हरामी है। ट्रिपल एच कैसे भी याद रख लेना, ट्रिपल एच, एचआईवी, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, ये नॉन क्यूरेबल है, ठीक है। अर्ली सिम्टम की बात कर रहे हैं कि कॉमनली बात लिखी है कि इनमें से कोई भी बीमारी मान लो जाए, उसका अर्ली सिम्टम क्या? ईचिंग, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है? इफ रिमेन अनडिटेक्टेड एंड अनट्रीटेड। देखो, अभी शहरों में तो क्या है, लोग थोड़ा जागरूक होने लगे हैं, पर गांव के बहुत सारा एरिया अभी भी ऐसा है कि जहां पर लोग शर्माते हैं इन चीजों के बारे में, है ना, कि किसी को दिक्कत हो भी रही है, किसी को ये सिम्टम आ भी रहे हैं, तो वो किसी को बताने में शर्मा रहा है ना। वो अपने दोस्त तक को बताने, फीमेल है, कोई मेल है या फीमेल है, वो किसी को बता नहीं पा रहे, शर्मा रहे हैं। गांव के एरिया में है भाई, ऐसे एरिया हैं। तो क्या होगा? वो किसी को बताएगा नहीं, तो वो अनडिटेक्टेड है ना, अनट्रीटेड, कोई इलाज नहीं चल रहा। अब धीरे धीरे क्या है, फिर दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल, किसी महिला में ही है तो उसको आगे जाके क्या दिक्कत हो सकती है? अबॉर्शन हो सकता है। वो प्रेग्नेंट हुई, इन बीमारियों की वजह से अबॉर्शन हो गया, स्टिल बर्थ हो गया, कि है ना, बच्चे का मरा हुआ बच्चा पैदा होना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखो प्रेगनेंसी में होता क्या है, जहां पर बच्चा इंप्लांट होना चाहिए था ना, वो सही हो जाए तो उसको प्रेगनेंसी बोल देंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि जहां पर जो बच्चा प्लांट यूट्रस के अंदर होना चाहिए था वहां नहीं हुआ, वो मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब में कहीं हो गया, है ना, कि कोई और ही जगह हो गया, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। अब अपना नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। नाम से ही पता लग रहा है, इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद भी कपल्स जो हैं वो अनेबल हैं प्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, ठीक है। इसी को इनफर्टिलिटी बोला जाता है। और नॉर्मली हमने अपनी सोसाइटी में देखा है कि जिसका बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, तो ज्यादातर जो उंगली उठाई जाती है वो फीमेल के ऊपर उठाई जाती है कि इसी में कमी होगी। ये अपनी सोसाइटी में नॉर्मली आपने देखा होगा। बट क्या है कि बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं कि मेल में भी दिक्कत हो सकती है ना। ये सोसाइटी को समझ जाना चाहिए कि, है ना, जरूरी नहीं है फीमेल में दिक्कत है, बहुत सारी बार मेल में भी दिक्कत होती है। फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है। क्या क्या रीजन इसके हो सकते हैं भाई? फिजिकली कोई रीजन हो सकता है, कॉन्जेनिटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन, कुछ भी हो सकते हैं। अब ये भाई रीजन है किसी के, है ना, इनकी वजह से क्या है, इनफर्टाइल है, बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, जनरली डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर अगर करेक्शन पॉसिबल है कि उन्हें कोई बीमारी है, उसको डायग्नोज कर दिया, उसको ठीक कर दिया, तो भाई बच्चा पैदा हो जाएगा। कौन सी क्लिनिक में जाएंगे भाई? हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में जाएंगे। तो यहां तो भाई नॉर्मल उनको कि बीमार थे, उनको ठीक कर दिया और अब सही से काम हो रहा है, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि करेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, कि दिक्कत ऐसी है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता, कि नॉर्मली उनको ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि भाई अब आप जाओ और बच्चा पैदा कर लो, नहीं। फिर उनकी हेल्प कैसे की जाएगी भाई? उनके लिए स्पेशल टेक्निक्स का यूज किया जाएगा, जिनको आर्ट बोला जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। देखो, असिस्टेड मतलब असिस्ट किया है, आपने मदद की है ना। रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन में, ऐसी टेक्निक जो मदद कर रही है रिप्रोडक्शन में। तो ऐसी टेक्निक कौन सी हो सकती है? तो इन विट्रो तरीके की भी हो सकती है, इन विवो तरीके की भी हो सकती है। कौन सा तरीका कब इस्तेमाल किया जाएगा? देखो, जिस तरीके की दिक्कत है वैसा
तरीका इस्तेमाल किया जाएगा कि भाई किस तरीके की दिक्कत है, मेल में दिक्कत है या फीमेल में दिक्कत है। जैसे मेल में स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म काउंट कम है ना, या फिर मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिस तरीके की दिक्कत है उसी तरीके का है ना आपको मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। फीमेल है तो फीमेल में भाई क्या है, ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है या क्या हो रहा है ना, उस तरीके का कि वो इम्प्लांटेशन नहीं कर पा रही है या ओवम ही नहीं बना पा रही है, उस तरीके का मेथड यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन विट्रो तरीका क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का जो मिलन है वो आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है। आउटसाइड किसकी बॉडी? ऑब्वियसली यार फीमेल की बॉडी होगी ना, फीमेल की बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उसको इन विट्रो तरीका बोल दिया जाएगा, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है तो इन विवो उसको बोल दिया जाएगा। अब इन विट्रो में क्या क्या आएगा कि अपने बॉडी के बाहर क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन करा दी, अब क्या है जाइगोट अप टू, देखो जाइगोट जो बना है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो बनता है, तो जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, कि जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर कहां ट्रांसफर कर देंगे, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, है ना। अब आगे नॉर्मल काम चलेगा। ठीक है, तो अप टू 8 ब्लास्टोमर तो फेलोपियन ट्यूब में कर दिया, बट मोर देन 8 ब्लास्टोमर कहां करेंगे, यूट्रस में, तो इसको बोल देंगे आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इसको बोल देंगे। आईसीएसआई क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि आपने ओवम के अंदर स्पर्म का डायरेक्टली उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। इधर इन वीवो में आ जाएं तो इसमें सबसे पहले गिफ्ट होगा, इसको ऐसे याद रखा करो, देखो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, देखो कोई फीमेल है वो ओवम नहीं बना पा रही है तो उसने गिफ्ट ले लिया क्या, ओवम किसी डोनर से, ऐसे याद रखा करो। तो जो डोनर है उससे ओवम कहां डाल दिया जाएगा कि जो अब नॉर्मल फीमेल है, हस्बैंड वाइफ है ना, जो वाइफ है वो अब नॉर्मल है, उसके फेलोपियन ट्यूब में किसी से डोनर से ओवम लेके ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर आगे नॉर्मल चीजें चलेगी। ठीक है, अब मान लेते हैं मेल के अंदर कोई दिक्कत है, मेल के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर उसके सीमन में स्पर्म में कोई दिक्कत है, तो क्या करेंगे, सीमन ले लेंगे फ्रॉम हस्बैंड या फिर किसी हेल्दी डोनर से और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देंगे वजाइना या यूट्रस, नॉर्मल फीमेल जिसको हम वाइफ बोल रहे हैं, है ना, वाइफ के तौर पे याद रखा करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, डोनर और वाइफ, हस्बैंड और डोनर, ऐसे याद रखा करो। ठीक है, तो ये चैप्टर भाई आसानी से ही कंप्लीट कर लिया, इतना मुश्किल चैप्टर है नहीं, पर बहुत अच्छी वेटेज होती है, क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।